हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं, तो इन 14 मिस्टेक्स को आपको समझ लेना है, क्योंकि मेनी टैक्स पेयर्स आईटीआर फाइलिंग में मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से कि उनको फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हो तो आपको ये 14 मिस्टेक्स ध्यान में रख करके समझ कर तभी अपनी आईटीआर को फाइल करनी है। सबसे पहली मिस्टेक होती है कि अपनी आईटीआर को ड्यू डेट तक फाइल ना करना। दोस्तों, जनरली जो नॉन ऑडिट केसेस होते हैं, नॉर्मली 31 जुलाई तक लास्ट डेट होती है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2025। तो आपको अपनी आईटीआर इस पर्टिकुलर डेट तक फाइल करनी है। तो ज़्यादातर टैक्स पेयर क्या करते हैं, इस ड्यू डेट को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से कि जब बाद में आईटीआर फाइल करते हैं तो उनको 1000 से लेके 5000 तक के लेट फीस पे करने पड़ जाते हैं। और इसके बाद यदि आपके कुछ टैक्सेस यदि ड्यू हैं तो उस पर 1% के रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है। और दोस्तों, यदि आपका कोई टीडीएस वगैरह कटा है तो उसकी रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आने में भी देरी हो सकती है। और इसके बाद है कि आप यदि ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल करते हो तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, दैट इज न्यू टैक्स रेजिम में ही आईटीआर मजबूरन फाइल करना होता है। सेकेंड मिस्टेक्स जो ज़्यादातर टैक्स पेयर करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ही नहीं करते हैं। दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे आपके पैन के अगेंस्ट में सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट होती रहती हैं। और जब आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हो मेनी ईयर्स तक, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स चला सकता है। और इस लीगल प्रोसीडिंग्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं। यहाँ पे दोस्तों, एक तो होता है कि आपको आईटीआर फाइल करनी थी, आपके ऊपर टैक्स ड्यू था, जैसे नॉर्मली 31 मार्च तक आपको अपने सारे एडवांस टैक्सेस पे करने होते हैं, आपने पेमेंट नहीं किया। जब आप आईटीआर फाइल करते हो उस केस में आपकी जो टैक्स की ड्यू डेट थी वहां से लेकर के टिल द डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है आपके टैक्सेस अमाउंट के ऊपर। तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि आपको अननेसेसरी पे करना पड़ता है। सेकेंड यहाँ पे है कि यदि इनकम टैक्स ऑफिसर आपका असेसमेंट खुद करता है, खुद आपका इनकम टैक्स का प्रिपरेशन करता है, तो उस केस में जो भी आपके टैक्सेस वो कैलकुलेट करेगा वो तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, साथ में वो 50% उस टैक्स अमाउंट का पेनाल्टी के तौर पे लगा सकता है। और थर्ड यहाँ पे ये है कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि आपको नोटिसेस सेंड की जाती हैं, लेकिन टैक्स पेयर क्या करते हैं, उन नोटिसेस को रिप्लाई नहीं करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर जब आपको फाइनल ऑर्डर निकालेगा तो उस केस में 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक की जेल भी हो सकती है, वो भी फाइन के साथ। कुछ टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा ड्यू हो जाता है कि वो टाइमली उसके डिपॉजिट नहीं करते हैं, और डिपार्टमेंट जब इसको ट्रेस करता है तो उस केस में जब वो फाइनल ऑर्डर निकालता है तो यहाँ पे 3 ईयर्स से लेकर 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती हैं। तो इन पेनाल्टी से आपको बचना है तो आप टाइम पे अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें और इसको अवॉइड ना करें। एक जो कॉमन मिस्टेक होती है, रॉन्ग आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करके उसमें अपनी इनकम को रिपोर्ट करना। जैसे मान लीजिए कि आप एक सैलरी क्लास के इंडिविजुअल हैं और आप जनरली आईटीआर 1 फॉर्म को फाइल करते हैं, लेकिन आपकी सैलरी के साथ साथ यदि कैपिटल गेन की भी इनकम हो रखी है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, तो आपके ऊपर आईटीआर 2 फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे टैक्स पेयर मिस्टेक कर देते हैं कि ये कैपिटल गेन की इनकम को रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव मोड में चली जाती है। यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको आईटीआर 3 फॉर्म फाइल करनी पड़ती है बिजनेस के केस में, और यहाँ पे यदि किसी ने आईटीआर 2 भर दिया, आईटीआर 1 भर दिया, तो उसको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप ये चाहते हैं कि आपकी आईटीआर रिजेक्ट ना हो, डिफेक्टिव मोड में ना जाए, तो आपको करेक्ट आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करके, और इसके लिए आपको AIS TIS 26AS को आपको चेक करना है, उसमें देखनी है कि आपके क्या क्या इनकम्स आ रहे हैं, और इसके अलावा भी आपके जो इनकम है उसकी कैलकुलेशन करके करेक्ट आईटीआर फॉर्म्स में आपको अपनी इनकम रिपोर्ट करनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे मिस्टेक्स होती है वो है प्रोवाइडिंग द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन आईटीआर। तो आईटीआर फाइल करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपका जो पैन नंबर वो करेक्टली मेंशन हो, इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी भी सही होनी चाहिए। बैंक अकाउंट जो आप दे रहे हैं उसका
नंबर और आईएफएससी कोड भी आपका सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे यदि आपने गलत पैन नंबर दे दिया और इनकम टैक्स ऑफिसर यदि उसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो उस केस में पेनाल्टीज लग सकती हैं, इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है, इवन टैक्स की ऑडिट भी कराई जा सकती है, ऐसे ऑर्डर्स निकाले जा सकते हैं। इसलिए मेक श्योर करें कि करेक्ट पैन नंबर आपको आईटीआर में देनी है। इसके बाद यदि आपने इनकरेक्ट बैंक की डिटेल्स आपने दे रखी है तो उस केस में आपके आईएफएससी कोड या बैंक अकाउंट नंबर गलत हो गया, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपके मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो टीडीएस रिफंड होगी उसमें डिले हो जाएगा, इवन आपके रिफंड भी रिजेक्ट हो सकते हैं। मेनी टैक्स पेयर्स आर कंफ्यूज बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों में डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल ईयर जनरली आपकी स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और असेसमेंट ईयर भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो जो इनकम आप कमाते हो, जो आपका अर्निंग ईयर्स है, उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और जिस ईयर में आप आईटीआर फाइल करते हो जनरली वो नेक्स्ट ईयर होता है, वो आपका असेसमेंट ईयर होता है। एग्जाम्पल के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 यदि आपको लिखा हुआ है आपके आईटीआर फॉर्म पे, ठीक है, तो इसका मतलब ही ये हो गया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करने जा रहे हो। मान लो कि आपने जून या जुलाई में फाइल कर दिया रिटर्न्स, ठीक है, तो आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर रहे हो जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है और ये जनरली क्या होता है नेक्स्ट ईयर ही होता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर के। बैंक अकाउंट ऑल ओवर इंडिया में है लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में लोग अपने बैंक अकाउंट को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कोई 1 या 2 अकाउंट दे देंगे और बाकी अकाउंट्स को छुपा लेंगे। दोस्तों ये इनकम टैक्स लॉ के अगेंस्ट में है, इसलिए आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको अपनी आईटीआर में मेक श्योर करें कि सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको देनी है। इवन आपकी जो इंडिया में अकाउंट्स हैं वो तो ठीक है देनी है, साथ में जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स आपके हैं उसकी भी डिटेल्स आपको देनी है। जितने भी अकाउंट्स आप डाल रहे हो उसमें से कोई एक अकाउंट ही आपका एलिजिबल होगा बैंक रिफंड क्लेम करने के लिए। तो दोस्तों इनकम टैक्स लॉ क्यों आपके सारे बैंक अकाउंट्स को आईटीआर फाइल करते समय मांगता है, उसके पीछे है कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसको रोकने के लिए। नेक्स्ट मिस्टेक ये होता है कि लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम के उन सारे सोर्सेस को रिपोर्ट नहीं करते। मान लीजिए कि आप एक सैलरी इंडिविजुअल्स हैं और आपकी सैलरी से इनकम हो रही है, आपकी सैलरी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है लेकिन इसके अलावा भी कुछ एडिशनल इनकम होते हैं जो कि आप रिसीव करते हो, जैसे कि आपके कुछ रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होंगे जिससे कि आपको रेंट मिल रहा है, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, डिविडेंड हो सकता है इक्विटी शेयर से, कैपिटल गेन हो सकती है इन्वेस्टमेंट्स की, बिजनेस के इनकम हो सकते हैं। तो इन सारे इनकम को लोग क्या करते हैं छोड़ देते हैं, इवन इफ कि ये सारे इनकम आपके एग्जेम्प्ट है टैक्सेस से, ठीक है, यदि टैक्सेबल है वो तो आपको लेनी है, लेकिन यदि वो एग्जेम्प्ट है तो भी आपको मैंडेटरी है इस इनकम को अपने आईटीआर में शो करना। दोस्तों यहाँ पे कैपिटल गेन और लॉसेस चाहे आपको प्रॉपर्टी पे हो रखी है या फिर इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, आपको इन कैपिटल एसेट्स पे होने वाले कैपिटल गेन्स या लॉसेस को अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों जब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप इन कैपिटल गेन्स या लॉसेस को रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये सोच करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको ट्रेस नहीं कर पाएगा तो आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट भी करा ले। फॉर एग्जाम्पल आपको शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स पे यदि लॉसेस हो रखे हैं या फिर गेन हो रखा है और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है तो फिर उस केस में आपको ये बोला जाता है कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर लो और इस इनकम को आप रिपोर्ट कर दो। यदि आपको लॉसेस भी हो रखे हैं ना तो भी आपको अपने आईटीआर में दिखानी, वो लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 8 असेसमेंट ईयर तक उन लॉसेस को ले जा सकते हो और एडजस्टमेंट करा सकते हो। दोस्तों माइनर चाइल्ड के नाम पे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो या फिर आपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे डाल रखे, वहां से इंटरेस्ट इनकम हो रखी है, तो जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करते हो तो आपको पेरेंट्स की जो इनकम है उसमें इस चिल्ड्रेन की इनकम को क्या करना है, क्लब करके चलना है। लेकिन इनकम टैक्स लॉ ये भी बताता है कि यदि वो आपका माइनर चाइल्ड बिकॉज ऑफ सम टैलेंट या फिर नॉलेज
कोई इनकम यदि जनरेट करता है तो उस केस में उस माइनर चाइल्ड की आईटीआर सेपरेटली फाइल की जाएगी। जैसे रियलिटी शोज वगैरह में क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, वहां से प्राइज मनी अर्न करते हैं, तो उस केस में उनको आईटीआर माइनर चाइल्ड के नाम से ही फाइल होगा। अब देखिए भी क्या है, एनपीएस वात्सल्य स्कीम निकल चुका है जिसमें कि आप माइनर चाइल्ड के नाम से यदि नेशनल पेंशन में कंट्रीब्यूशन करते जाते हैं तो इसको आपको अपनी आईटीआर में दिखानी है, इसका क्लेम भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट गलती लोग करते हैं, जनरल मिस्टेक, कि उनको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रखी है, चाहे वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट हो, तो लोग ये सोचते हैं कि सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्सेस हमें पे नहीं करना होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों रूल ये कहता है कि यदि आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपीज़ के ऊपर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट चली जाती है तो आपको उस केस में इस पे टैक्स का पेमेंट करना होता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको आईटीआर में इसको दिखाना ही नहीं है। आपका इंटरेस्ट यदि 10,000 के नीचे है या फिर 10,000 के ऊपर है, आपको इसको रिपोर्टिंग जरूर करनी हो। और अब तो दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं सेविंग अकाउंट की, वो आपकी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस हो चुकी है। तो ये बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट को रिपोर्ट कर देते हैं। अब आप अपनी आईटीआर में इसको नहीं लेंगे तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी और आपको प्रॉब्लम बाद में फेस करना पड़ेगा। फॉर्म 26AS और टीडीएस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ना करना। दोस्तों 26AS में आपकी जितनी भी अर्निंग्स पे टीडीएस कटा है ना, सारी डिटेल्स आपकी होती है। इसको जस्ट लाइक आप पासबुक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। आपका कितना टीडीएस कटा है, कितना आपने एडवांस टैक्स पे किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया है, सारी डिटेल्स आपके 26AS में मेंशन होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका 26AS और जो फॉर्म 16 एम्प्लॉयर ने आपको दिया हुआ टीडीएस सर्टिफिकेट, ये दोनों मिसमैच करते हैं। 26AS में आपके टीडीएस की क्रेडिट कम आ रही है, आपके फॉर्म 16 में ज्यादा आ रही है। और आप आईटीआर फाइल करते समय क्या किए, फॉर्म 16 में जो टीडीएस दिख रहा है उसको आपने इंटर कर दिया, पूरा अमाउंट आपने क्लेम कर लिया। दोस्तों उस केस में मिसमैच क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जब मिसमैच क्रिएट होता है तो आपके जो रिफंड होंगे वो इशू नहीं किए जाएंगे, आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि 26AR हो, फॉर्म 16 दोनों ही टैली करना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक है नॉट प्री वैलिडेटिंग योर बैंक अकाउंट। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना है यदि आप इनकम टैक्स रिफंड को क्लेम करना चाहते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक यहाँ पे लोग करते हैं कि अपनी आईटीआर को सबमिट तो कर देते हैं लेकिन उसको वेरीफाई नहीं करते। तो दोस्तों आप वेरिफिकेशन ऑफलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। यदि आप अपनी आईटीआर को ऑनलाइन वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको 30 डेज का टाइम मिलता है ई वेरीफाई करने के लिए। और यदि आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये टाइम लिमिट विशेष ध्यान रखनी है। तो आप जो है ऑफलाइन यदि इसको भेजना चाहते हैं तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु को आप सेंड कर सकते हैं। ई वेरिफिकेशन आप आधार के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। मिस्टेक है कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज नहीं करते हो। यदि आपको पता लग गया कि हमारी जो ओरिजिनल आईटीआर है उसमें आपसे मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है। तो ये 14 मिस्टेक्स का विशेष ध्यान रखें आईटीआर फाइल करते समय, ठीक है, या उसके पहले भी आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये मिस्टेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छे लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।